मनीष, घर जा रहे हो? बस स्टॉप पर अस्पताल के वार्ड बॉय की ड्रेस में खड़े 24-25 वर्ष के एक युवक के करीब आकर अपनी कार को ब्रेक लगाते हुए वरुण सवाल किया। यस सर, युवक ने कार की ओपन विंडो में से नज़र वरुण के चेहरे की ओर देखकर जवाब दिया। आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे तक ड्रॉप कर देता हूँ। सर, आप क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं? मैं बस से चला जाऊँगा। अरे लेकिन मैं तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे की ओर ही जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ बैठकर चलने में क्या तकलीफ़ है? ऐसा है तो बैठ जाता हूँ, कहकर मनीष कार का पीछे का गेट खोलकर अंदर बैठ गया। आप मेरे घर के आसपास किसी से मिलने जा रहे हैं? कार की कुछ दूरी तय करने के बाद मनीष ने पूछा। नहीं, मैं आगे विंड एंड वेव्स रेस्टोरेंट तक जा रहा हूँ। वहाँ किसी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर का प्रोग्राम है क्या? मनीष के सवाल का कुछ पलों तक उसे जवाब नहीं मिला तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसने जल्दी से सॉरी सर कहा और जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर छलक आई पसीने की बूंदों को साफ करने लगा। अरे तुम बेवजह ही इतना क्यों घबरा गए हो? अपने सामने लगे रियर व्यू मिरर की हेल्प से मनीष की एक्टिविटीज़ वॉच करने के बाद वरुण ने मुस्कुराकर पूछा। सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि अपनी औकात से बाहर जाकर सवाल करने की वजह से मैं तुमसे नाराज़ हो गया, यही ना? यस सर। भाई, पहली बात तो ये है कि तुम अपनी औकात से बाहर नहीं गए, क्योंकि मन में उठे किसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करना किसी भी एंगल से औकात से बाहर जाना नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने क्वेश्चन से एंग्री होकर उसे जानबूझकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारा क्वेश्चन सुनकर ये सोचने में उलझ गया था कि जिसके साथ आज मेरा विंड एंड वेव्स में डिनर का प्रोग्राम है, उसे रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए रिमाइंड करवाना चाहिए या नहीं। इसलिए टाइमली तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। सॉरी फॉर इट। अब मैं पहले तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ और फिर उसे रेस्टोरेंट के लिए निकलने की बात रिमाइंड करा देता हूँ जिसके साथ मुझे डिनर लेना है। इनफैक्ट मेरा आज जिसके साथ विंड एंड वेव्स में डिनर का प्रोग्राम है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, और मैं आज उसे बाहर डिनर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं कल हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ जाने की वजह से उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाने के लिए उसकी मुझसे नाराज़गी दूर कर सकूँ। अब मैं मेरे इस आंसर को सुनकर तुम्हारे मन में उठने वाले इन दो और सवालों का जवाब बिना पूछे ही दे देता हूँ कि मैंने शादी कब की और इसके बारे में हॉस्पिटल में अपने कलिंग्स को बताया क्यों नहीं, ताकि तुम्हें इन सवालों के बोझ से छुटकारा मिल जाए और मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर पर बातचीत के लिए राइट टॉपिक चूज़ करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए। एक्चुअली करीब 3 माह पहले मेरी शादी ऐसी सिचुएशन में हुई कि मुझे ना शादी में किसी को इनवाइट करने का मौका मिला और ना हालात ऐसे थे कि किसी को इनवाइट करना अच्छा लगता। इसलिए मैंने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर बड़ी सादगी के साथ अपनी शादी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और इसके बारे में अब अपने कलिंग्स में से किसी को भी ये सोचकर नहीं बताया कि ये बात ओपन होते ही सब लोग अलग अलग आकर मुझसे इस टाइप के सवाल पूछेंगे और मुझे एक ही टाइप के सवालों के कई बार जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए मैं अपने साथ कलिंग्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके और उसमें ये बातें अनाउंस करके एक ही बार में सबके सवालों से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहा था। पर आज तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ा। बट आई होप कि तुम इस बात को मेरी पार्टी ऑर्गेनाइज करते तक अपने तक ही सीमित रखोगे। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक्स, कहकर वरुण ने अपने मोबाइल से माई स्वीट हार्ट के नाम से सेव्ड नंबर पर कॉल की और कॉल रिसीव होते ही सवाल किया, कहाँ हो? दूसरी तरफ से मिले जवाब को सुनकर उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं। सॉरी यार, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे तक नहीं छोड़ पाऊँगा क्योंकि मुझे अभी के अभी कहीं और जाना है। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही कार को ब्रेक लगाते हुए वरुण ने मनीष से कहा, कोई बात नहीं सर, मैं पास के बस स्टॉप से बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। जवाब में ये कहने के साथ ही मनीष कार का गेट खोलकर नीचे उतर गया। रुको। घर में दाखिल होने के बाद अनन्या अपने बेडरूम की ओर बढ़ रही थी, तभी उसके कानों में वरुण का स्वर
पड़ा तो उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के भाव उभरे जैसे उसे वरुण के रोकने से उसका अच्छा खासा बना बनाया मूड बिगड़ गया हो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। ओके। अनन्या ने उसकी ओर मुड़कर अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब में कहा, नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बोलो। अनन्या ने अपना पर्स टेबल पर रखकर अनिच्छा से वरुण के सामने बैठते हुए कहा, अनन्या, तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला कि बचपन में अपने एक अंकल को उनकी वाइफ के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ फिजिकल रिलेशन बनाते और इस दौरान तुम्हारे अंकल की वाइफ को बुरी तरह से तड़पते हुए देख लेने की वजह से तुम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो गई हो और इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाने की बात सोचने भर से घबराहट होने लग जाती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इस टाइप के झूठ बोलने से क्या बेनिफिट होने वाला है जो मैं ऐसा झूठ बोलूँगी? तुम्हें इस टाइप के झूठ बोलने से ये बेनिफिट हो रहा है कि तुम्हें मुझसे दूरियां बनाकर रखने के लिए डेली नए नए बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यार, मुझे लगता है कि शादी के बाद भी तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी नहीं होने की वजह से तुम अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हो, इसलिए ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। अरे, मैं डॉक्टर रश्मि के पास रेगुलरली ट्रीटमेंट कराने इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लूँ और तुम्हारी वो ज़रूरतें पूरी करने लायक बन जाऊँ जिसे शादी के बाद पूरी करना हर लड़की की ड्यूटी होती है। बट तुम तो इतने एक्सपेंसेस निकले कि कुछ दिन इंतज़ार करने की जगह मुझ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाने लग गए। आज मुझे अपने डैड आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिना सोचे समझे तुम्हारे साथ शादी करने की अपनी बेवकूफ़ी पर बेहद अफसोस हो रहा है। अफसोस तो मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कम और तुम्हारे बारे में कुछ जाने बिना ही सिर्फ तुम्हारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर तुमसे दिल लगाने और तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए ज़्यादा हो रहा है। एनीवे, हम दोनों की जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी वह हम कर चुके हैं और उस पर बात करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए हमें उस पर बात ना करके अपनी अपनी गलतियों को सुधार करने के ऑप्शंस पर डिस्कस करना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। दो लोगों के बीच पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास की बुनियाद पर कायम रहता है और उसकी बुनियाद शुरू में ही हिल जाए तो इस रिश्ते के ज़्यादा दिन कायम रहने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रह जाती है। इसलिए मुझे भी लगता है कि हम दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने के विकल्पों को डिस्कस कर लेना चाहिए और जो विकल्प सही लगे उसे अमल में लाकर अपने इस मीनिंगलेस रिलेशन से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो ठीक है, तुम कल जाकर अपने शुक्ला अंकल से मिल लो और वे हम दोनों के डिवोर्स के लिए जो भी इजी गोइंग ऑप्शन बताएं उसके बारे में मुझे बता दो। इस प्रोसीजर के लिए जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। थैंक्स। मे आई गो नाउ? वरुण ने तत्काल हाँ में सिर हिलाकर अनन्या को जाने की अनुमति दी, जिसके बाद अनन्या अपने चेहरे पर से इस तरह के भाव लिए बेडरूम की ओर चली गई जैसे उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी शादी के बाद पड़ने वाला ये पहला त्यौहार है, इसलिए बहू को साथ लेकर तुम्हारा आना ज़रूरी है। यदि तुम इस मौके पर भी बहू को साथ लेकर घर नहीं आए तो हम और तुम्हारे बाबूजी तुम दोनों से कभी बात नहीं करेंगे। तुम हम दोनों के साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो बहाने बनाना बंद करो और घर आने की तैयारी शुरू कर दो, कहकर दूसरी ओर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। इसके बाद वरुण अपना मोबाइल मेज पर रखकर गंभीर सोच में डूब गया। सर, फिर कल रात को मैडम के साथ बिन एंड बेब्स में डिनर किया या नहीं? कुछ मिनटों के बाद वरुण के केबिन में दाखिल होकर मनीष ने सवाल किया तो उसे सोच के समुद्र से निकलकर दोबारा यथार्थ के धरातल पर आना पड़ा। नहीं, वरुण ने एक गहरी सांस छोड़कर जवाब दिया। क्यों? मैडम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इस वजह से बाहर डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। घर पर तो डिनर किया था ना? हाँ। अब मैडम की तबीयत कैसी है? एकदम मस्त हो चुकी हैं। अब तुम अपने सवालों की बौछार को ब्रेक दो और ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। बस एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने आने की वजह बताकर चला जाऊँगा। बोलो, क्या जानना चाहते हो? यही कि आप हम लोगों को पार्टी कब दे रहे हैं? मनीष का ये सवाल सुनकर वरुण के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई। क्या हुआ सर? आपको मेरा पार्टी के बारे में पूछना
अच्छा नहीं लगा? पल भर वरुण के चेहरे का मुआयना करने के बाद मनीष ने एक और सवाल उसकी ओर ताक दिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पार्टी के लिए तुम्हारी बेचैनी देखकर मुस्कुराया। डोंट वरी, तुम्हें बहुत जल्दी पार्टी मिल जाएगी। सिर्फ मुझे? हाँ, बाकी लोगों को क्यों नहीं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए अब तुम अपने आने का रीज़न बताने के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करोगे। ठीक है सर, मैं यहाँ आपको डॉक्टर दीपक का ये मैसेज देने आया हूँ कि वे ज़रूरी काम आ जाने की वजह से घर चले गए हैं, इसलिए आज उनके पेशेंट्स को मुझे देखना है। यही ना? यस सर। पर क्या आप ये जानते हैं कि वे पिछले 1.5-2 माह से अक्सर 3-4 बजे अपनी बाकी की छुट्टी आप पर थोपकर घर क्यों जाते हैं? हाँ, उनकी 2 माह पहले ही शादी हुई है, इसलिए उनकी बीवी भी उन्हें दिन भर फ़ोन कर करके जल्दी घर आने के लिए फोर्स करती रहती है और वे खुद भी ज़्यादा देर तक अपनी बीवी को छोड़कर नहीं रह पाते हैं। इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी अक्सर अपनी 2-2.5 घंटे की ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपकर घर भागना पड़ता है। सर, आपकी भी तो। नो मोर क्वेश्चन। अब मेरे साथ चुपचाप चलो और मुझे बताओ कि मुझे आज डॉक्टर दीपक के कौन कौन से पेशेंट को देखना है, कहकर वरुण ने अपनी सीट छोड़ दी। डॉक्टर वरुण, मैं आई कम इन? किसी महिला का स्वर वरुण के कानों में पड़ा तो उसने चौंक कर अपने केबिन के खुले गेट की ओर देखा और बोला, अरे रश्मि दी, आपको मेरे केबिन में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम इन। थैंक्स, कहकर गेट के बाहर खड़ी महिला अंदर आ गई और वरुण के इशारे से बैठने का आग्रह करने पर उसके सामने बैठ गई। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ पलों तक आगंतुक महिला के कुछ कहने का इंतजार करने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा तो वरुण ने ही उससे सवाल कर लिया। इस हॉस्पिटल में तो मैं कल की तरह ही अपनी प्रोफेशनल सर्विस देने आई थी, बट तुम्हारे केबिन में मैं अपने दिमाग में उठने वाले एक क्वेश्चन की वजह से आई हूँ। एक्चुअली कल तुम इस हॉस्पिटल से ड्यूटी ख़त्म करके यहाँ से निकल जाने के बाद दोबारा वापस आए और मुझसे ये पूछा कि अनन्या मेरे क्लिनिक आकर मुझसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रही है या नहीं। तभी से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि तुम दोनों की मैरिड लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और मुझे मेरा ये क्वेश्चन तुम्हारे केबिन में खींच लाया। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरा ये क्वेश्चन करना आना बुरा तो नहीं लगा ना? अरे दीदी, आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछने पर मेरे पास आने का, मेरे बुरा मानने का तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता, क्योंकि मैं आपके लिए आपके छोटे भाई की तरह हूँ और इस नाते आपके नॉलेज में ये बात आने के बाद कि मेरी वाइफ किसी सीक्रेट पर्पस से मुझे पिछले 3 माह से लगातार खुद को एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होने और उसका ट्रीटमेंट आपके पास जारी होने की मनगढ़ंत बात रिपीट कर रही है। आपका मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन करना गलत नहीं है, बट आई एम सो सॉरी फॉर इट कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा। देखो वरुण, तुम अपने इस पर्सनल प्रॉब्लम पर मेरे साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालूँगी। मैं तुम्हें ये एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई मेजर डिस्प्यूट हो तो मुझे बता दो कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझसे अपनी और अनन्या की मैरिड लाइफ में पैदा हुई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन निकल आए। इस वजह से मैं चाह रही थी कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में पैदा हुई प्रॉब्लम के बारे में बता दो। बट ओके दीदी, आप चाह रही हैं कि मैं आपसे अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बता दूं तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट आप ये जो सोच रही हैं कि मेरी मैरिड लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये गलत है, क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि मेरे अनन्या को देखते ही पसंद करने और उसकी चॉइस जाने बिना उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने की ख्वाब देखने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक्चुअली बात यह है कि मैं जिस मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था उसके प्रिंसिपल अनन्या के डैड थे और वे पता नहीं क्यों मुझ साधारण से स्टूडेंट से इतने प्रभावित थे कि अक्सर उस कॉलेज की मेरी जूनियर स्टूडेंट अपनी बेटी अनन्या को मेरे जैसे बनने की नसीहतें देते रहते थे। साथ ही मुझे भी अपनी बेटी अनन्या की खूबियाँ बताते रहते थे। उनके अकॉर्डिंग उनकी बेटी अनन्या बहुत ही असाधारण प्रतिभाशाली लड़की थी, पर उनकी पत्नी के अनन्या को जन्म देते ही असमय मौत हो जाने और उनकी पत्नी की मौत के बाद अनन्या को मातृत्व सुख न मिल पाने और उनके पहले हमारे मेडिकल कॉलेज के पहले प्रोफेसर होने और बाद में प्रिंसिपल बन जाने की
वजह से उनके अपनी बेटी अनन्या को उतना समय नहीं दे पाने जितना एक बिना माँ की बेटी को एक पिता को देना चाहिए, की वजह से अनन्या थोड़ी सी एबनॉर्मल हो गई थी। उनसे अनन्या के बारे में ये जानने के बाद मेरे मन में उसे देखे बिना ही उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई और साथ ही उससे मिलने की भी इच्छा पैदा हो गई। लेकिन मैं एक शर्मीला नौजवान होने की वजह से अपनी ये इच्छा ना अनन्या के डैड के सामने और ना अपनी किसी फ्रेंड के सामने जाहिर कर पाया। मगर मेरी किसी के भी सामने अपनी ये इच्छा जाहिर ना करने के बावजूद मैं अचानक एक दिन जान गया कि उस कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट्स के बीच पढ़ रही अनन्या कौन है। मैंने पहली बार तब अनन्या को देखा जब हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मेरे स्पीच देने के बाद स्पीच देने के लिए अनन्या के नाम का अनाउंसमेंट हुआ और फंक्शन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने उसे उस दिन देखा तो उसे देखता ही रह गया। मुझे वो पहली नज़र में सादगी में लिपटी हुई खूबसूरती की जीती जागती मिसाल लगी और उसकी स्पीच तो इतनी प्यारी और प्रभावशाली थी कि मुझे अपनी दी गई स्पीच उसके सामने बहुत फीकी लगने लगी। उसकी स्पीच कितनी देर में ख़त्म हुई ये तो मैं नहीं जान पाया, पर सारे लिसनर्स की मंत्रमुग्ध होकर सुनी गई उसकी स्पीच और उसकी स्पीच ख़त्म होने के बाद गूंजने वाली तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे ये एहसास हो गया था कि उसे स्पीच के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिलना तय है। लेकिन जब सारे प्रोग्राम्स ख़त्म होने के बाद प्राइजेस के अनाउंसमेंट होने शुरू हुए तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि स्पीच के लिए मुझे फर्स्ट और अनन्या को सेकंड प्राइज़ मिला है। वरुण, ये मेरी बेटी अनन्या है। एनुअल फंक्शन ख़त्म होने के बाद प्रिंसिपल अपनी खूबसूरती और बेहतरीन स्पीच से मेरा दिल चुरा लेने वाली लड़की से मेरा परिचय कराया तो मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का ये गोल्डन मोमेंट है। ये वही वरुण है जिसके बारे में मैं अक्सर तुम्हें बताता रहता हूँ। तुम इसके साथ बात करो, मैं 15-20 मिनट में प्रोफेसर के साथ तय एक छोटी सी मीटिंग निपटा कर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ ही घर चलेंगे। उसके बारे में मुझे बताने के तत्काल बाद प्रिंसिपल उससे ये कहकर मीटिंग हॉल में चले गए। इसके बाद मैं अपने आसपास को भूलकर अनन्या को आपलक निहारते हुए बातचीत करने की कोशिश करने लगा। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। मुझे काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके साथ जिस सेंटेंस से बातचीत शुरू करना सही लगा वो मैंने आखिरकार कह ही दिया। 10-15 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे तक बिना किसी तैयारी के किसी सब्जेक्ट पर स्पीच देने में माहिर समझा जाने वाला और अपने से छोटे बड़े किसी भी शख्स के साथ किसी टॉपिक पर बेझिझक घंटों बात करने का अभ्यास मैं कभी अपनी किसी जूनियर स्टूडेंट के साथ बात शुरू करने के लिए इतना सोच विचार करूँगा ये मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था। पर जब हम किसी को हद से ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। थैंक्स, उसने जवाब में कुछ इस तरह से कहा जैसे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि फ़र्स्ट प्राइज़ आप डिज़र्व करती थी। जानती हूँ, साथ ही ये भी जानती हूँ कि इस कॉलेज के अति आदर्शवादी और सिद्धांतवादी प्रिंसिपल की बेटी होने की वजह से मुझे आज स्पीच के लिए फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला, बट नो प्रॉब्लम, बिकॉज इस वजह से मेरे डैड को ये प्राउड फील करना का चांस मिल गया कि उनका फेवरेट स्टूडेंट इस कॉलेज का बेस्ट स्पीकर है। ओके, मैं अब जा रही हूँ बिकॉज मेरी फ्रेंड्स मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए मेरा वेट कर रही हैं, कहकर वो मुझसे पीछा छुड़ाकर कुछ दूर खड़ी गर्ल्स के एक ग्रुप की ओर चली गई। ये इस पहली मुलाकात के बाद हम दोनों की कुछ इसी तरह की कुछ और मुलाकात हुई। मैं अनन्या की खूबियों के लिए उसकी तारीफ़ करके उसे खुश करने का प्रयास करता था और वो मेरी खासियतों और उपलब्धियों को अपने प्रिंसिपल पिता का फेवरेट स्टूडेंट होने का रिवार्ड बताकर मुझे नज़रअंदाज करती रहती थी। उस एनुअल फंक्शन के करीब 1 साल बाद कॉलेज में अगला एनुअल फंक्शन हुआ और उसमें मैंने ये सोचकर स्पीच नहीं दी कि अनन्या को मेरी वजह से फर्स्ट प्राइज़ से वंचित नहीं होना पड़े, और मेरी ये ख्वाहिश पूरी भी हो गई। लेकिन अनन्या को फर्स्ट प्राइज़ मिला तो उसने मेरे पास आकर अपनी खुशी का इजहार करने की जगह मुझे ये कहकर उदास कर दिया कि उसने इस बार मुझे डिफीट करने के लिए भरपूर तैयारी की थी, पर मेरे पहले ही अपनी हार के डर से मैदान छोड़ देने की वजह से उसका फर्स्ट प्राइज़ हासिल करने का मज़ा किरकिरा हो गया। पर मैंने सॉरी भाई, मैं तुम्हारी लाइफ की रेस्ट स्टोरी आज नहीं सुन पाऊँगी क्योंकि मेरे पास अब से 10 मिनट बाद के लिए काफ़ी पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट कि मैं
ओके दी, यू शुड गो नाउ बिकॉज आवर ड्यूटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। वरुण का जवाब सुनते ही रश्मि उठकर उसके केबिन से बाहर निकल गई। आज तुम शुक्ला अंकल से मिलने गई थी या नहीं? डिनर करने के दौरान वरुण ने डाइनिंग टेबल पर सामने बैठी अनन्या से पूछा। हाँ, अनन्या ने अनमने मन से जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम दोनों कोर्ट में आपसी कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक अलग अलग रहने के बाद ही पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और हम में से कोई एक डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करे तो इस टाइप की पिटीशन भी शादी के 1 साल बाद ही फाइल की जा सकती है। तुम क्या चाहती हो? मैं आपसी कंसेंट से पिटीशन फाइल करने के फेवर में हूँ, बिकॉज इसमें ना एक दूसरे पर कोई एलिगेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना उसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा, और रात में तुम्हें अकेले होने पर डर लगता है, इसलिए तुम इतने लंबे समय तक अकेली नहीं रह पाओगी। यू आर राइट, बट मुझे डिवोर्स के बाद भी तो रात में अकेले ना रह पाने की प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन खोजना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से ही खोज लेती हूँ। ऐसा है तो मैं 1-2 दिन बाद ही अपना ज़रूरी सामान लेकर गांव चला जाता हूँ। यार, मुझसे अलग रहने के लिए तुम्हें अपना घर छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने रहने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। मैं ऑलरेडी एक किराए का एक फ्लैट देख चुकी हूँ। अरे, इसी शहर में तुम्हारे डैड का मकान रहने के बाद तुम किराए का मकान क्यों खोज रही हो? क्योंकि मेरे तुम्हारे साथ डिवोर्स लेते ही मेरे डैड का मकान और दूसरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से एक ट्रस्ट के नाम पर चली जाएगी, इसलिए सोच रही हूँ कि ऐसे मकान में शिफ्ट होने की बजाय जिसे मुझे 1-1.5 बाद खाली करना पड़ेगा, अभी से अपने रहने के लिए कोई और इंतज़ाम कर लो। तुम्हारे डैड ने कोई इस टाइप की बिल कर रखी है क्या? हाँ, सो डिसपॉइंटिंग न्यूज़ यार, तुम्हारे डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड ने कुछ गलत किया। आई थिंक उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी खुद की कमाई हुई है, इसलिए उन्हें ये डिसाइड करने का फुल राइट था कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बाद किसे मिलनी चाहिए। एनीवे, ये बताओ कि तुम अपने मदर फादर को मुझसे अलग रहने का क्या रीज़न बताओगे? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वे मुझसे भी इसका रीज़न पूछ सकते हैं, और मैंने उन्हें तुमसे डिफरेंट रीज़न बता दिया तो वे समझ जाएंगे कि हम दोनों के बीच कोई मेजर डिस्प्यूट पैदा हो गया है। समझने दो यार, कभी ना कभी तो उन्हें सच्चाई पता चलेगी ही, तो अभी ही पता चल जाने दो। उन्हें बहुत दुख होगा ना ये जानकर कि हम लोगों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनावटी था। हाँ, बट तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें अपने डिसीजन पर स्थिर रहने में परेशानी होगी। यानी तुम खुद भी नहीं चाहते हो कि मैं अपने डिसीजन का रिव्यू करूं और इसके चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी पैदा हो। हाँ, क्यों? तुम्हारे दिल से मेरे लिए प्यार ख़त्म हो गया क्या? नहीं, तो फिर मुझसे छुटकारा पाने के लिए इतने बेकरार क्यों नज़र आ रहे हो? तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इसका आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए बेकरार नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें हम दोनों के इस अनवांटेड रिलेशन से मुक्त करना चाहता हूँ, ताकि तुम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करने के लिए आज़ाद हो जाओ। मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार ख़त्म हो गया होता तो मैं तुम्हारे साथ ना तुम्हें मुझसे अलग होने पर होने वाली प्रॉब्लम पर डिस्कस करता, और ना तुम्हें मुझसे डिवोर्स दिलाने के लिए इतना कोऑपरेट करता। मैं जानती हूँ यार कि तुम्हारे दिल से मेरे लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बट मैं चाह कर भी तुम्हारे प्यार की प्राइस तुम्हें नहीं दे सकती। यदि तुम्हारे अंदर मेरे ड्रीम बॉय की एक भी क्वालिटी होती तो मैं तुम्हें ज़रूर अपना लेती, बट आई एम सो सॉरी फॉर इट कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ होने और तुम्हारी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होने के बावजूद तुम्हारी तस्वीर मेरी कल्पनाओं की फ्रेम में फिट नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं अपनी नेचुरल चॉइस के खिलाफ जाकर तुम्हें नहीं अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करूँगी तो ना मैं कभी खुश रह पाऊँगी और तुम्हें कभी उस तरह की खुशियाँ मिल पाएंगी जो तुम्हें इस टाइप की गर्ल्स में से किसी के साथ एज द लाइफ पार्टनर लाइफ गुजारने पर मिल सकती है, जिसकी नेचुरल चॉइस तुम्हारे जैसे बॉयज़ होते हैं। इसलिए प्लीज़ मुझे भूल जाओ और ऐसी कोई लड़की को अपनी हमसफ़र बना लो जो तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, और वो भी तुम्हें खुशी खुशी अपना हमसफ़र बनाने के लिए तैयार हो जाए। थैंक्स फॉर एडवाइस। मुझे ये तो पता नहीं
कि मैं तुम्हारी इस एडवाइस को अमल ला पाऊँगा या नहीं, बट इसे अमल में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब तुम भी मेरे एक प्रपोज़ल पर गौर करके देख लो। आई प्रॉमिस टू यू कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि तुम्हें अब तक अपना ड्रीम बॉय नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ वहाँ भटकने की जगह इसी घर में रह लो, क्योंकि तुम ये घर छोड़कर कहीं और रहने चली जाओगी तब भी मेरा इस शहर को छोड़कर अपने गांव शिफ्ट होने का डिसीजन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिन रात स्टडी करके पहले MBBS और उसके बाद MD की डिग्री किसी बड़े हॉस्पिटल को अपने सर्विस देकर उनके लिए पैसा कमाने की एक मशीन बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलकर गांव और आसपास के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए सस्ता उपचार उपलब्ध कराने के पर्पज़ से हासिल की है। यानी तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद पिछले 1.5-2 साल से अपनी मेडिकल की डिग्रीज हासिल करने के मेन पर्पज़ को भूलकर इस शहर में सिर्फ मेरे साथ के लिए रुके हुए थे। हाँ, अब तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मेरा प्रपोज़ल ठीक लगा या नहीं। एक्चुअली तुम्हारा प्रपोज़ल तो बहुत अच्छा है, बट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार का मिसयूज़ करके तुम्हारे घर में फ्री में रहूं। इसलिए मैं तुम्हें फ्री में रहना बुरा लग रहा है तो मुझे रेंट पे कर दिया करना। ओके, बट मुझ जैसी जॉबलेस लड़की के लिए इतने बड़े घर का रेंट पे कर पाना, ऐसा है तो अपनी पसंद का कोई टेंट रख लेना। दैट्स फाइनल। अब मैं इस मैटर पर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा क्योंकि मुझे सोने जाना है। थैंक्स। तो सुन सकते हो ना? हाँ, बट इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, गुड नाइट नाउ। गुड नाइट यू टू। अनन्या का जवाब सुनने के बाद वरुण उठकर अपने बेडरूम में चला गया। आज मेरे पास तुम्हारी लाइफ की पूरी स्टोरी और तुम्हारी मैरिड लाइफ की सारी प्रॉब्लम सुनने के लिए सफिशिएंट टाइम है, इसलिए आज तुम मुझे इनके बारे में सब कुछ इत्मीनान से बता सकते हो। अगले दिन शाम को वरुण के केबिन में आकर रश्मि ने ये कहा तो वरुण ने एक गहरी सांस लेकर छोड़ने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी दोबारा बताना शुरू किया। लगभग 2 साल तक मेरे और अनन्या के बीच कुछ इस तरह का रिश्ता रहा जिसे कोई स्पेसिफिक नाम दिया जाना पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए ये भी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि अनन्या सिर्फ मुझे उसके पिता से उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी मिलने की वजह से मानवीय मन में सहज रूप से पैदा होने वाली ईर्ष्या की भावना की वजह से मुझसे चिढ़ती थी, या वो मुझे डिसलाइक करने की वजह से चिढ़ती थी। पर मुझे इतना तो पता था कि वो मुझसे नफ़रत की हद तक चिढ़ती थी। और कॉलेज कैंपस में कोइंसिडेंटली हम दोनों की मुलाकात होने पर मुझसे सिर्फ इसलिए कुछ बातें करती थी ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर मुझे हर्ट कर सके। लेकिन उसके इस टाइप की मिसबिहेव के बावजूद मेरे दिल में अनन्या के लिए पैदा हुआ एक तरफा लगाव कम होने की जगह बढ़ता ही चला गया। और जब मैंने उसे पहली मुलाकात के 2 साल बाद कॉलेज छोड़ा तो मैंने इस पर्पज़ से कि अनन्या की हर दिन कम से कम एक झलक देखने मिलती रहे, उसकी कॉलोनी में एक घर खरीद लिया और अपने घर की विंडो से रोज़ उसे कॉलेज आते जाते देखकर उसे ना देख पाने की वजह से होने वाली बेचैनी दूर करता रहा। मैं कभी कभार उसे करीब से देखने और उससे बात करने की अपनी लालसा को पूरी करने के लिए उसके डैड से मिलने के बहाने उसके घर भी चला जाता था, लेकिन ऐसा करके मेरी सिर्फ उसे करीब से देखने की ख्वाहिश ही पूरी होती थी, क्योंकि वो अपने डैड के कहने पर मुझे चाय कॉफ़ी देकर बिना कोई बात किए जल्दी से खिसक जाती थी। इस तरह करीब 2 माह बिताने के बाद मुझे लगा कि अपनी चाहत को देखने की आरज़ू पूरी करने के साथ साथ अपनी डिग्रीज़ का यूज़ करके किसी हॉस्पिटल में एज द डॉक्टर जॉब भी करना चाहिए, ताकि हर माह अपने पिता से पैसे लेकर बैठे बिठाए खर्च करने के अपराध बोध से मुझे मुक्ति मिल जाए और मुझे आसानी से अपना टाइम पास करने का परमानेंट जरिया मिल जाए। ये विचार मन में आने के बाद कुछ ही दिनों के प्रयास से मुझे इस अस्पताल में नौकरी मिल गई, और इसके 1.5 साल बाद हमारे प्रिंसिपल साहब के इस सवाल से मुझे अपनी मंजिल भी। एक्चुअली उन्होंने एक दिन अचानक मुझे अपने घर बुलाकर ये पूछ लिया कि क्या मैं अनन्या से प्यार करता हूँ, और मैंने बिना लाग लपेट के हाँ कह दिया, और साथ ही उन्हें ये भी बता दिया कि अनन्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अनन्या को अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसलिए वो मुझे नापसंद करती है।
पर वे उसे समझा बुझाकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार कर लेंगे। इसलिए मैं उसकी पसंद नापसंद को भूलकर उससे शादी करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति ले लूं। इसके बाद मैंने अपने माता पिता से बात की और उन्हें न सिर्फ अनन्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया, उन्हें मेरी शादी धूमधाम से करने के उनके ख्वाब को परे रखकर अनन्या के डैड की इच्छा के अनुसार दोनों बच्चों के खास लोगों की मौजूदगी में सादगी की मेरी और अनन्या की शादी निपटाने के लिए भी तैयार कर लिया। इस तरह अचानक बिना अतिरिक्त प्रयास के अनन्या को अपना बनाने का मेरा सपना सच हो गया। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि ये उतने सहज और स्वाभाविक कारणों से सच नहीं हुआ जितना मुझे उस समय लग रहा था। दरअसल अनन्या के डैड ने उसे फोर्सफुली तैयार करके उसकी मेरे साथ जल्दबाजी में शादी इसलिए करवाई क्योंकि उन्हें कैंसर था जो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था और उन्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुझसे बेहतर कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था। पर उनकी जानलेवा बीमारी और मेरे एकतरफा चाहत का खामियाजा बेचारी अनन्या को चुकाना पड़ा और उसे ना चाहते हुए मुझसे शादी करनी पड़ी। एक तरफ उसके सामने अपने अनचाहे जीवन साथी से दूरियां बनाए रखने की चुनौती थी और दूसरी तरफ अपने मौत के मुंह में जा रहे पिता के देखभाल करने की। अनन्या ने दोनों ही जिम्मेदारियों का बहुत ही अच्छी तरह से निर्वहन किया। उसने मुझे ये एहसास न दिलाकर कि उसकी मेरे साथ शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, ये कहकर मुझसे दूरियां बनाकर रखी कि उसे साइकोसेक्सुअल डिसफंक्शन की बीमारी है जिससे निजात पाने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, और दूसरी तरफ मुझे अपने पिता की बीमारी के बारे में बताए बिना उनकी सेवा करती रही। हम दोनों की शादी के लगभग 15 दिन बाद मुझे अनन्या के पिता की लाइलाज बीमारी के बारे में पता चला तो मैंने कई लोगों को डॉक्टर बिना बना चुके उस व्यक्ति को बचाने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती थी करने की कोशिश की, पर मेरी लगभग 1 सप्ताह की कोशिशों का वही नतीजा निकला जिसका निकलना 3-4 माह पहले ही तय हो चुका था। एक दिन सुबह उन्होंने मौत से कुछ देर संघर्ष करने के बाद गुरु दक्षिणा में मुझसे अनन्या की हर गलतियों को माफ़ करके उसे ज़िंदगी भर खुश रखने का वचन लेकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अनन्या का जितना अच्छी तरह से ख्याल रख सकता था रखते हुए उसकी अपने पिता को खो देने के दुख से बाहर निकालने में मदद करता रहा। उसे उसकी बताई हुई बीमारी से जल्दी निजात ना पाने की वजह से अपराध बोध से ग्रसित ना होने के लिए भी समझाता रहा। उस समय मुझे लग रहा था कि थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परसों शाम को मैंने उसे हम दोनों के तय प्रोग्राम के अनुसार विंड एंड वेव्स रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए हॉस्पिटल से निकलकर कॉल की और उसका रिप्लाई सुना तो मुझे मेरे सपने पूरी टूटते नज़र आने लगे। एक्चुअली उसने रिप्लाई में ये कहा था कि उस वक्त आपके क्लिनिक में बाहर से आए किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी का ट्रीटमेंट करा रही है, इसलिए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए नहीं पहुंच पाएगी। जबकि उस समय आप इस हॉस्पिटल की कॉल पर यहां ज़िंदगी से मायूस हो चुके एक पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने आई हुई थी। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी बैक करके आपसे ये पूछने आया कि अनन्या आपसे अपनी इस टाइप की किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट करा रही है या नहीं, और आपसे मुझे ये जवाब मिला कि आप हम दोनों की शादी के बाद से अनन्या से मिली तक नहीं। तो मैं समझ गया कि अनन्या को अपना बनाने का मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। सॉरी दी, मैं इससे आगे की दास्तां आपको नहीं सुना पाऊँगा। मैं समझ सकती हूँ वरुण कि ये सुनते हुए तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें आगे की दास्तां सुनाने के लिए मजबूर भी नहीं करूँगी। हाँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए तुम्हें मंजिल ज़रूर मिलेगी। अब मैं जा रही हूँ, प्लीज़ टेक केयर। थैंक्स दी। वरुण का जवाब सुनने के बाद रश्मि उसके केबिन से बाहर निकल गई और वह गहरी सोच के सागर में डूब गया। यार, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? अपना बैग लेकर हाल में आते हुए वरुण ने पूछा। मेरी कैपेसिटी के अंदर का हुआ तो ज़रूर कर दूँगी, हाल में अनन्या ने कुछ अनमनी ढंग से जवाब दिया। तुम्हारी कैपेसिटी के अंदर का ही है। एक्चुअली तुम्हें मेरे हॉस्पिटल तक जाकर रिसेप्शन पर मेरा रेजिग्नेशन लेटर देना है। क्यों, तुमने अभी तक उस हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं किया क्या? अनऑफिशियली तो कर दिया है, बट ऑफिशियली नहीं किया है। मतलब मैंने कल शाम को घर आने के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज से मैं उनके हॉस्पिटल को अपनी सर्विस नहीं दे पाऊँगा।
बट उन्होंने मुझे अपनी सर्विस से फ्री करने के लिए मुझसे मेरी रेजिग्नेशन लेटर की ओरिजिनल कॉपी मांगी है, जिसे मैं खुद देने जाऊंगा। तो उस हॉस्पिटल के स्टाफ के कुछ ऐसे लोग और वहाँ एडमिट कुछ ऐसे पेशेंट जिनके सेंटिमेंट्स मेरे साथ अटैच हुए गए हैं उदास हो जाएंगे, और उन्हें उदास देखकर मैं भी परेशान हो जाऊंगा। इसलिए उन्हें मेरे रिजाइन के बारे में पता होने से पहले ही मैं इस शहर की सीमा के बाहर निकल जाना चाहता, ताकि उनमें से कोई मुझसे मिलना भी चाहे तो मैं मिल पाने में अपनी असमर्थता बताकर अपने चाहने वालों का उदास चेहरा देखने से बच जाऊँ। अच्छा, तो तुम इसी वजह से कॉलेज से एमडी की डिग्री मिलने के बाद फेयरवेल सेरेमनी अटेंड ना करके चुपचाप खिसक कर आ गए थे, ताकि तुम कॉलेज में अपने चाहने वालों के उदास चेहरे देखने से बच जाओ। हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए तुमने फेयरवेल सेरेमनी अटेंड नहीं की होगी। उस दिन मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं था। अब ये फिजूल की बातें छोड़ो और ये बताओ कि मेरा ये काम करोगी या नहीं। कर दूंगी, थैंक्स, कहकर वरुण ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर अनन्या को दे दिया। सुनो, मुझे भी तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। बोलो, तुम अपने हॉस्पिटल में मुझे जॉब दिला सकते हो क्या? यार, तुम एमबीबीएस के बाद एमएस या एमडी कर लेती तो तुम्हें उस हॉस्पिटल में किसी की सिफारिश के बिना ही आसानी से जॉब मिल जाता। बट इट मीन्स उस हॉस्पिटल में एमबीबीएस डिग्री होल्डर के लिए कोई जॉब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस टाइप के प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे बचाने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर का काम कंपाउंडर और नर्स से ही लिया जाता है, इसलिए इनमें एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स की पोस्ट काफ़ी रखी जाती है। फिर भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। सुनो, यदि वहाँ मुझे एज अ डॉक्टर जॉब मिल जाने की पॉसिबिलिटी नज़र ना आए तो मुझे एज अ नर्स ही जॉब दिला देना। ओके, कहकर वरुण ने अपने मोबाइल से कॉल करके करीब 5 मिनट तक किसी से बात की और फिर मोबाइल वापस अपने जेब के हवाले करके अनन्या से कहा, तुम उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एज अ डॉक्टर ही जॉब देने के लिए एग्री हो गए हैं। एक्चुअली वे कल शाम को मेरे डिज़ाइन के बारे में इन्फॉर्म करते ही मेरी जगह किसी एमबीबीएस को ही रिप्लेस करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हॉस्पिटल के लिए 2 ही एमडी एम्प्लॉयज़ ही काफ़ी हैं। और उनका ऐसा मानना सही भी है, क्योंकि 3-3 एमडी एम्प्लॉयज़ हो जाने की वजह से डॉक्टर दीपक अक्सर हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाते हैं। ओके, आई एम गोइंग नाउ, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर गेटिंग जॉब, टेक केयर, थैंक्स। बट तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि मुझे अपने ये न्यू ड्यूटी ज्वाइन कब से करनी है। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में तुम्हें जब भी टाइम मिले अपने बायोडाटा छोड़ आना। उसके बाद हॉस्पिटल से तुम्हें इंटरव्यू के लिए जब कॉल, इट मीन्स मेरे इंटरव्यू देने के बाद कंफर्म होगा कि डोंट वरी, ये सब फॉर्मेलिटीज़ है, तुम्हें जॉब मिलना आज ही कंफर्म हो चुका है। थैंक्स, मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हें मेरी इस हेल्प के लिए मेरा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से उनके अंतिम समय में तुम्हारी लाइफ टाइम तक केयर करने का प्रॉमिस किया है। इस वजह से जब तक तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तक तुम्हारी हर तरह की हेल्प करना मेरी ड्यूटी है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, बाय, कहकर वरुण अपना बैग लेकर घर से वापस निकल गया। अनन्या भावहीन चेहरा लिए अपनी जगह पर खड़ी रहकर उसे पोर्च पार करके घर के छोटे से लॉन तक जाते हुए देखती रही, और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बेवजह घर में इधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई किसी गहरी सोच में डूब गई। अंकल, हम लोगों की डिवोर्स पिटीशन की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? कोर्ट रूम से बाहर से निकलने के बाद अनन्या ने अपने कुछ कदम आगे चल रहे अधेड़ आयु के वकील की बराबरी में आकर सवाल किया। 18 अगस्त को, अधेड़ आयु के वकील साहब ने अनन्या की ओर देखकर जवाब दिया। यानी पूरी 6 माह बाद? हाँ, आपने इतनी लंबी डेट क्यों ली? बेटा, पति पत्नी आपसी सहमत से मिलकर डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो अगली हेयरिंग के 2-3 दिन बाद ही डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। पर इसमें एकमात्र दिक्कत यही है कि पिटीशन फाइल करने के बाद नेक्स्ट हेयरिंग डेट 6 माह से पहले की नहीं मिलती है, और इसका मकसद ये है कि इस पीरियड में पति पत्नी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और दोनों के बीच सुलझने लायक डिस्प्यूट हो तो सुलझाकर अपनी पिटीशन वापस लेने का मौका मिल जाए। तुम दोनों को भी इस 6 माह में एक दूसरे के साथ बैठकर अपने बीच के डिस्प्यूट सुलझाने का प्रयास करना है, ठीक है? जी अंकल। वरुण, तुम दोनों में से सीनियर पार्टनर
तुम हो, इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को बचाने के लिए अनन्या से ज़्यादा प्रयास करना है। जी अंकल, वकील साहब के दूसरी तरफ चल रहे वरुण ने कुछ इस लहजे में जवाब दिया जैसे वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हो। ओके अंकल, अब हम लोग चलते हैं। कुछ कदम चुपचाप साथ चलने के बाद अनन्या ने वकील साहब अपने साथ वरुण के लिए भी जाने की परमिशन मांग ली। ठीक है, पर मेरी दी हुई सलाह को अमल में ज़रूर लाना, और हाँ, अभी अपनी अपनी राह पकड़ने से पहले साथ बैठकर चाय ज़रूर पीना। वकील ने परमिशन के साथ साथ दोनों को मुफ्त में एक सलाह भी दे दी। साथ चाय पीना है या मैं जाऊं? वरुण के साथ कोर्ट की बिल्डिंग से निकलकर पार्किंग में पहुंचने के बाद अनन्या ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सवाल किया। साथ चाय पीने से वैसा कुछ होने वाला तो है नहीं जिसकी उम्मीद से शुक्ला अंकल ने हमें ये एडवाइस दी थी, इसलिए आई थिंक हमें सीधे अपनी अपनी राह पकड़ लेनी चाहिए, वरुण ने भावहीन स्वर में जवाब दिया। वरुण, तुम 1 साल में इतने बदल जाओगे ये मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था। पहले तुम मुझसे बात करने के लिए बहाने खोजते रहते थे और अब मुझसे बात करने के लिए बैठे बिठाए मिले बहाने को ठुकरा कर जल्दी से खिसकना चाह रहे हो। आई कांट बिलीव इट। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। एक्चुअली मैं पहले तुमसे मिलने या बात करने के लिए बहाने इसलिए खोजता रहता था क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए नफ़रत जैसे इमोशंस होने के बावजूद मुझे तुम अपनी सी लगती थी और मेरे मन में ये उम्मीद जिंदा थी कि मैं तुम्हें पा सकता हूँ। बट जब मेरी तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारे डैड की आखिरी इच्छा और पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाने की सौगंध भी तुम्हें मेरे करीब नहीं ला पाई, तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारा साथ मुझे कभी हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए और ज़्यादा दिनों तक सिरदर्द बनने की बजाय हालात से समझौता करके तुम्हारे बिना जीना ही सही लगा, और पिछले 1 साल से मैं वही कर रहा हूँ। बाय द वे, तुम भी तो यही चाहती थी ना, फिर इस बात के लिए मुझसे कंप्लेंट क्यों कर रही हो? मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हैरानी जता रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें इस टाइप की एडवाइस देते समय ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर नज़र आ रही थी। बाय द वे, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया है। आई आल्सो थिंक कि अब हमें आज के लिए एक दूसरे को बाय कह देना चाहिए। ओके बाय बाय कहकर अनन्या अपनी कार की ओर बढ़ गई। अनन्या, तुम यहाँ किस लिए आई हो? एक पेशेंट के बाहर निकलने के बाद जैसे ही अनन्या वरुण के केबिन में दाखिल हुई वैसे ही वरुण ने हैरान परेशान स्वर में उसकी ओर ये सवाल का गोला दाग दिया। यार, इस जगह तक पहुंचने के लिए पूरे 1.5 घंटे तक ड्राइविंग करने और तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे क्लिनिक के वेटिंग रूम में 1 घंटे तक अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद तुमसे दर्शन हुए हैं, और तुम हो कि पहले से ही परेशान एक मासूम सी लड़की की प्रॉब्लम सुनने की जगह उसे डांट रहे हो। जवाब में अनन्या ने बनावटी गुस्से का प्रदर्शन करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, सॉरी यार, बट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मेरे यहाँ आने की वजह से इस एरिया की सारी यंग फीमेल जान जाएंगी कि तुम मैरिड पर्सन हो, और फिर तुम्हें वैसा भाव देना बंद कर देंगी जैसा अभी देती हैं। एक्चुअली मुझे इस इलाके में आकर मुझे तुम्हारे गांव और क्लिनिक का पता पूछने और यहाँ तक आने के बाद तुमसे मिलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए ही इस बात का एहसास हो गया था कि तुम इस इलाके के जेंट्स के लिए तो थोड़े वीआईपी हो, बट यहाँ की फीमेल्स के लिए तो मोस्ट वांटेड हो। आई एम राइट? वरुण भैया, माँ क्लिनिक के रूल्स तोड़कर बीच में आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। बताइए, मैं क्लिनिक के नियमों का पालन करूं या माँ की आज्ञा मानूं? बाहर से सुनाई दिया अपने असिस्टेंट का सवाल सुनकर वरुण ने अनन्या या अपने मातहत में से किसी की बात का जवाब देने की जगह अपनी सीट से उठकर अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने केबिन के बाथरूम में ये कहकर बंद कर दिया कि वो जब बाहर आने के लिए कि नहीं बोलेगा तब तक उसे बाहर नहीं निकलना है। ओके, बट प्लीज़ मुझे जल्दी से बाहर निकाल लेना। अनन्या का बाथरूम में से ये जवाब सुनने के बाद वरुण ने उससे कहा, श्योर, बट जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। और इसके बाद अपने असिस्टेंट से कहा, कोई सीरियस पेशेंट वेटिंग लिस्ट में ना हो तो माँ को अंदर भेज दो। हमारी बहू को कहाँ छुपाया है तुमने? करीब 50 वर्ष की आयु की एक महिला जिनके चेहरे पर सौम्यता किंतु चाल में संभ्रांत परिवार की महिला जैसा सहज व स्वाभाविक गर्वीलापन और तन पर काफ़ी भारी भरकम साड़ी व गहने थे।
ने अरुण के केबिन में दाखिल होते ही सवाल किया तो अरुण के चेहरे पर परेशानी के गहरे चिन्ह उभर आए। वो तो सीताबाड़ी में होगी, उसने जैसे तैसे खुद को संयमित करके जवाब दिया। वरुण झूठ मत बोलो, हमारी हवेली के पास वाली सुनैना चाची जी ने उसे आधे घंटे पहले तुम्हारे क्लिनिक में देखा था। उन्होंने अनन्या जैसी किसी और लड़की को देख लिया होगा। वैसे भी उन्होंने अनन्या की तस्वीरें देखी है, बाई फेस कभी नहीं देखा, इसलिए उन्हें इस टाइप की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलो हम मान लेते हैं कि सुनैना चाची को कोई गलतफहमी हो गई होगी, पर हमें ये बताओ कि वो मरीज कहाँ है जो हमारे आने से पहले इस कक्ष में तुमसे इलाज करा रहा था। वो तो आपके अंदर आने से पहले ही बाहर निकल गया था। तो फिर गेट पर बैठे कबूतर जैसी शक्ल वाले तुम्हारे सहायक सेवक राम ने किस मरीज के अंदर होने की बात कहकर हमें अंदर आने से रोका था? अरे माँ, आपको पता है ना कि वो एक नंबर का भुलक्कड़ है, फिर क्यों उसकी कही बात को इतना सीरियसली ले रही हैं? आप घर जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। वरुण, तुम हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? बाथरूम में कौन है? कोई नहीं। लेकिन वरुण के इस बार दिए गए जवाब को जरा सा भी महत्व ना देकर उसकी माँ ने बाथरूम के पास जाकर उसका गेट खोल दिया। बेटा, तुम यहाँ इस तरह क्यों छुपी हो? बाथरूम के अंदर खड़ी अनन्या पर नज़र पड़ी तो वरुण की माँ ने हैरान स्वर में उससे पूछा। मुझे छुपने के लिए कहा गया था, इसलिए छुपी थी, अनन्या ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए जवाब दिया। वरुण, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शादी के इतने दिनों बाद पहली बार ये हमारे गांव आई है और तुम इसे घर लेकर आने की जगह हमसे छुपा रहे हो। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? अनन्या का जवाब सुनने के बाद उससे ध्यान हटाकर वरुण की ओर देखते हुए उसकी माँ ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा, बस इतना सा कि आप इन्हें इन कपड़ों में ना देखें जो इसने इस समय पहन रखे हैं। हमें तो इसके कपड़े में से कोई ऐसी खोट नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से तुम्हें इसे हमसे छुपाने की ज़रूरत पड़ गई। पर तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कि तुमने इसे सिर्फ इसी वजह से छुपाया होगा क्योंकि हमारे पास तुमसे बेमतलब की बहस करने के लिए समय नहीं है। हमारी बहू शादी के पूरे 1.5 साल बाद हमारे गांव आई है, इसलिए हम इसे जल्दी से अपनी हवेली ले जाकर इसका असली गृह प्रवेश कराना चाहते हैं। आओ बेटा। अरे माँ, ये कह रही थी कि इसे आज ही सीताबाड़ी वापस लौटना है। वरुण ने अपनी माँ को अनन्या को साथ ले जाने से रोकने का प्रयास किया। ना ये आज उस जंगली इलाके में वापस जाएगी और ना कभी। यह आज से हमारे साथ यहीं रहेगी। चलो बेटा, कहकर वरुण की माँ अनन्या को साथ लेकर बाहर निकल गई। यार, तुम बाथरूम में सिर्फ 5 मिनट भी शांत खड़ी नहीं रह सकती थी क्या? रात में खाना खाने के बाद वरुण अनन्या के साथ अपने बेडरूम में आया तो उसने सबसे पहले अनन्या से यही सवाल किया। कोशिश तो कर रही थी, बट बाय मिस्टेक मेरा पैर बाथरूम की बाल्टी से टकरा गया तो मैं क्या कर सकती थी? बाय द वे, तुम मेरे यहाँ आने की बात माँ से क्यों छुपाना चाह रहे थे? वरुण के सवाल का जवाब देने के साथ ही अनन्या ने उससे एक सवाल भी कर लिया, उस प्रॉब्लम के क्रिएट होने के डर से जो क्रिएट हो चुकी है। साफ साफ बताओ ना कि तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? यही कि तुम्हें देख लेने के बाद माँ तुम्हें घर ले आई हैं और अब यहाँ से वापस नहीं जाने देने की जिद पकड़ चुकी हैं। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम जैसी कौन सी बात है? इस हवेली की बहू हूँ तो कभी ना कभी तो यहाँ आकर रहना ही पड़ेगा ना। कोई लड़की आखिर कितने दिनों तक अपने किसी मिशन में व्यस्त होने का बहाना बनाकर अपने सास ससुर की सेवा करने की ड्यूटी से बच सकती है? बाय द वे, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि आज माँ मुझे तुम्हारे क्लिनिक के बाथरूम में नहीं भी देखती तब भी वह मुझे 4-6 दिनों में कहीं से भी खोज कर ला ही लेती, क्योंकि वह मुझे लेकर आने का पक्का मन पहले ही बना चुकी थी और वह अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे खोजती हुई सीताबाड़ी चली जाती। तो तुम्हारा वो बहुत बड़ा झूठ भी पकड़ा जाता कि मैं अपने डैड की एक अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए उनके पैतृक गांव सीताबाड़ी में रहकर उस गांव और उसके आसपास के लोगों के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लंबे मिशन पर हूँ और मैं अपना मिशन पूरा होने तक यहाँ 1-2 दिन के लिए भी आ नहीं सकती। तुमने उनसे ये तो नहीं कहा ना कि तुम सीताबाड़ी में नहीं थी? नहीं, बट फिर भी वे कल शाम तक जान जाएंगे कि मैं तुम्हारे यहाँ के बाद से सीताबाड़ी में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बाबूजी से कल सीताबाड़ी जाकर मेरा सामान लाने के लिए कह दिया है। कल बाबूजी सीताबाड़ी जाएंगे और उन्हें उस गांव में मेरे कभी नहीं आने की बात पता चलेगी तो तुम्हारा ये झूठ खुद ब खुद पकड़ा जाएगा।
यानी अब मेरे पास माँ बाबूजी को हम दोनों के रिश्ते की सच्चाई बताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। एक विकल्प है, यदि हम दोनों अपनी डिवोर्स पिटीशन वापस ले लेते हैं और लोगों की नज़रों में हस्बैंड वाइफ बने रहकर साथ ज़िंदगी बिताते हैं, तो तुम्हें कभी भी माँ बाबूजी को हम दोनों के रिश्तों की सच्चाई बताकर उन्हें एक बड़ा शौक नहीं देना पड़ेगा। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि तुम्हें मुझसे छुटकारा पाकर किसी दूसरी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने और नॉर्मल मैरिड लाइफ एंजॉय करने का चांस कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक बार मन पक्का करके उन्हें रियलिटी बता ही दो। हाँ, मैं कल सुबह ही उन्हें हम दोनों के रिलेशनशिप की रियलिटी बता दूंगा, पर इस वजह से नहीं कि तुम मुझसे छुटकारा पाकर किसी और के साथ शादी करके अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम पर उम्र भर अपनी पत्नी होने का टैग लगाए रखकर तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम बॉय के मिलन के बीच बाधा नहीं बनना चाहता। वरुण, तुम्हें मुझे नहीं अपनाना है तो मत अपनाओ, बट प्लीज़ हम दोनों के रिश्ते टूटने का ब्लेम मुझ पर मत लगाओ। मेरा ना ऐसा कोई ड्रीम है और ना मेरे दिल में किसी ड्रीम बॉय से मिलने की कोई आरजू है। वो तो मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरी बीमारी की वजह से अपना पैसेंस खो चुके थे और मुझ पर झूठ बोलने का एलिगेशन लगाकर मुझसे रिश्ता तोड़ने का मन बना चुके थे। यार, मैंने तुम्हारी उस काल्पनिक बीमारी की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ने का मन नहीं बनाया था, बल्कि तुम्हारे उस बीमारी वाले झूठ के सामने आ जाने की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ने का डिसीजन लिया था, जिसे आज तुम फिर से रिपीट कर रही हो। मुझे खुद डॉक्टर रश्मि बता चुकी हैं कि तुम उनके पास ऐसी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करा रही थी, इसलिए तुम 100 बार भी अपने इस झूठ को रिपीट करोगे तो भी इस पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। आई कांट बिलीव इट कि मेरे डैड के सबसे क्लोज फ्रेंड की वाइफ ने बेवजह इतना बड़ा झूठ बोला होगा, जिससे मेरा घर टूटने की कगार तक पहुँच चुका है। मुझे लगता है कि मुझे उनसे एक बार मिलकर 1 मिनट मुझे लगता है कि तुम्हें इस मैटर पर डॉक्टर रश्मि से नहीं मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर रश्मि की मैं बात कर रहा हूँ वह तुम्हारे डैड के फ्रेंड की वाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह अब तक अनमैरिड है। मैं अपने पुराने हॉस्पिटल में कभी कभी सर्विस देने आने वाली डॉक्टर रश्मि अग्रवाल की बात कर रहा हूँ और मैं सिटी की सबसे काबिल माने जाने वाली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रश्मि जैन के पास अपने मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करा रही थी। इट मीन्स तुम्हें सच में साइकोसेक्सुअल मेंटल डिसऑर्डर। यार, मेरे अंदर काफ़ी सारी बुराइयां हैं, बट मेरे अंदर झूठ बोलने और झूठा ब्लेम बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मैं उस दिन इतनी जल्दी तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए इसीलिए ही तैयार हुई, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपनी फिजिकल डिमांड पूरी नहीं हो पाने की वजह से मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। अदरवाइज़ मैं तुमसे अपने नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरवाते ही अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर चुकी थी, और हम दोनों के इस पवित्र रिश्ते, तुम्हारे सच्चे प्यार और मेरे डैड की आखिरी ख्वाहिश का सम्मान करके अपने मेंटल डिसऑर्डर से पूरे मन से निजात पाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ पार्टनर से मिलने वाले सारे सुख दे सकूं। निजात पाने की कोशिश कर रही थी मतलब अब नहीं कर रही हो? किसके लिए करूँगी यार? जिसके लिए कर रही थी वो तो एक छोटी सी बात के लिए मुझे छोड़कर आ गया, और उसके बाद उसने कभी मेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। आई एम सो सॉरी फॉर इट कि मैंने तुमसे क्लेरिफिकेशन मांगे बिना ही अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें बहुत हर्ट किया। सॉरी तो मुझे भी तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने शादी से पहले तुम्हें बहुत तड़पाया, बट बिलीव मी, मैं सिर्फ तुमसे नफ़रत करने का दिखावा करती थी, सच में नफ़रत नहीं करती थी। और मैं तुमसे नफ़रत करने का दिखावा भी मेरे एक अंकल की गलती की वजह से बचपन में मेरे मन में अंकुरित हुई और उम्र बढ़ने के साथ साथ विष वृक्ष में तब्दील हो चुकी अपनी इस प्रॉब्लम की वजह करती थी, जिसका एकमात्र मकसद तुम्हें अपनी लाइफ से दूर रखना था। अरे पर तुमने तो हम दोनों की पहली ही मुलाकात में मेरी इंसल्ट कर दी थी। उस वक्त तुम्हें कहाँ पता था कि मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये सच है कि मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करोगे, बट मुझे उस समय ये पता था कि मेरे डैड हम दोनों को कभी ना टूटने वाले रिश्ते की डोर में बांधने का मन बना चुके हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनकी मांगी जाने वाली गुरु दक्षिणा देने के चक्कर में मैं एक ऐसी लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो।
जो क्या पता कभी अपनी लड़की होने का एहसास भी तुम्हें करा पाए या नहीं। बट तुम मेरे हर तरह के नफ़रत के दिखावे के फंडों को इग्नोर करके मुझ पर अपना वो प्यार बरसाते रहे जिसे पाने के काबिल मैं कभी थी ही नहीं। मैं शादी के कुछ दिनों पहले से ही तुम्हारे प्यार के एहसास से महकने लगी थी और शादी होने के बाद तो तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और ही नज़र ही नहीं आता था। तुम्हें ये बात अनबिलीवेबल लगेगी पर यह सच है कि मैं तुमसे प्यार हो जाने की वजह से ही मैंने शादी के बाद फर्स्ट नाइट को ही तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर थोड़े दिनों बाद तुम्हारे साथ वो सब करने का मन बना लिया था जिसे करने से बचने के लिए ही मैंने सालों पहले शादी जैसे बंधन में ना बंधने का फैसला कर लिया था। और मेरे डैड अपनी कैंसर की बीमारी की वजह से समय से पहले मौत की दहलीज पर नहीं पहुंचते तो मैं कभी शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होती। पर मुझे अपने मौत के मुंह में जाते पिता के चेहरे पर छाई चिंता देखकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के फैसले पर मुहर लगानी पड़ी। पर मैं इस आत्मग्लानि से मुक्त नहीं हो पाई कि मैं अपनी प्रॉब्लम पता होने के बावजूद तुम्हें उसके बारे में ना बताकर। सॉरी यार, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा क्योंकि माँ मुझे बुला रही है। शायद गांव की कोई और लेडी मुझसे मिलने आई है, कहकर अनन्या वरुण के जवाब का इंतजार किए बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। परेशान हो गई ना? गांव की महिलाओं से मिलते मिलते अनन्या जब बेडरूम में वापस आई तो वरुण ने उससे पूछा, अरे नहीं यार, मैं ज़रा सी भी परेशान नहीं हुई, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी लेडीज़ मुझे देखने और मुझसे मिलने आकर मुझे इतनी इम्पोर्टेंसी दे रही हैं। बट मुझे ये सोच सोचकर घबराहट भी हो रही है कि उन्हें जब ये पता चलेगा कि ये लोग जिसकी जीवन संगनी समझकर मुझसे मिलने के लिए इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मैं उसके साथ डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रही हूँ, तो पता ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये सोच सोचकर तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है कि माँ बाबूजी को ये पता चलेगा कि उन्होंने जिस लड़की के घर में कदम रखते ही घर की तिजोरियों की चाबियाँ सौंपा दी, वो डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं शुक्ला अंकल से कहकर कल ही हम दोनों की डिवोर्स पिटीशन भी करा लूँगा। वरुण ने अनन्या की बात बीच में काटकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अरे अब बट को गोली मारो और इस बिस्तर पर आराम से सो जाओ। मैं अपने लिए नीचे दूसरा बिस्तर लगाकर सो जाऊंगा। तुम्हें नीचे दूसरा बिस्तर लगाकर सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सॉरी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे नींद में कुछ याद नहीं रहता और जो भी मेरे साथ होता है उसे अपनी ड्रीम गर्ल समझकर अपनी बाहों में जकड़ लेता हूँ। शादी से पहले मैं एक बार अपने एक दोस्त के साथ ऐसा करके अपना मजाक उड़वा चुका हूँ, जिसके बाद से मैंने किसी के साथ बेड शेयर करना ही बंद कर दिया ताकि दोबारा मेरा ऐसा मजाक ना उड़े। यार, अभी की कंडीशन में तुमने नींद में अपने फ्रेंड के साथ की गई हरकत मेरे साथ रिपीट कर दी तो मेरे मुंह से चीख निकलना तय है, और ऐसा हुआ तो घर के बाकी मेंबर्स मेरे साथ कुछ बुरा हुआ सोचकर बेवजह परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरे इस मेंटल डिसऑर्डर से छुटकारा पाते तक हम दोनों का अलग अलग सोना ही सही रहेगा। बट नीचे बिस्तर डालकर तुम नहीं बल्कि मैं सोऊंगी। बताओ दूसरा बिस्तर कहाँ है? बाबा आदम के ज़माने की उस भीमकाय लकड़ी की अलमारी में है। वरुण, पूर्वजों की निशानी का इस तरह मजाक उड़ाना बुरी बात है। तुम्हें इसके लिए इस घर की नई मालकिन को सॉरी बोलना होगा। सॉरी मैडम। मैडम नहीं, हमें छोटी मालकिन कहा करो। माँ ने इस घर की कामवाली बाई के हमें मैडम बोलने पर उससे यही कहा था। ओके, बट व्हाट डू यू मीन टू? हमें छोटी मालकिन कहा करो? तुम्हारे साथ साथ किसी और को भी छोटी मालकिन बोलना है क्या? हमारे अलावा किसी और को छोटी मालकिन कहा तो हम बड़ी मालकिन से तुम्हारी कंप्लेंट करके तुम्हें किसी से भी कुछ कहने सुनने के काबिल नहीं रहने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गया। क्या? छोटी मालकिन ने इस घर में कदम रखते ही बड़ी मालकिन को कॉपी करना शुरू कर दिया। इसे कॉपी करना नहीं, अनुसरण करना कहते हैं। ओके ओके, अब अपनी ज्ञान बांटने की पाठशाला बंद करो और जल्दी से अलमारी खोलकर बिस्तर निकालो। मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है तो सो क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा बिस्तर तो लगा हुआ है। हाँ, बट मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि इस घर की छोटी मालकिन ज़मीन पर सोए और मेरे जैसा नाचीज बंदा अंग्रेज़ के ज़माने की, सॉरी,
पूर्वजों के ज़माने के इस भारी भरकम पलंग नहीं, दीवान है वो। हाँ, ये जो भी है, इस पर ठाठ से सोए। ठीक तो मुझे हमें थैंक्स। हम ये कह रहे थे कि नीचे सोना हमारी मजबूरी है, क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठोगे नहीं और हमें सुबह इस कमरे से बाहर निकलने से पहले नीचे वाला बिस्तर हर हाल में हटाना है, क्योंकि हमारे बाहर निकलने के बाद माँ इस कमरे में आ सकती है। और उन्होंने नो नीड टू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई अंडरस्टूड। गुड नाइट। गुड नाइट कहकर अनन्या चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए कमरे में मौजूद लंबी चौड़ी लकड़ी की अलमारी की ओर बढ़ गई। गुड मॉर्निंग। अनन्या ने अपने गीले बाल वरुण के गाल को छुआ कर उसके कान के पास कहा तो वरुण हड़बड़ा कर जाग गया। अरे, आप हमें पहली बार देख रहे हैं क्या, जो इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? अच्छा, हमने माँ की साड़ी पहनी है, इसलिए आप हमें देखकर इस तरह हैरान हो रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं नींद खुलते ही ये सोचकर हैरान परेशान हो रहा हूँ कि रात में तुम मेरी बाहों में आई थी और फिर खुद को छुड़ा कर भाग गई थी। वो सपना था या हकीकत? ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट करने की जगह हमसे पूछ लीजिए ना, क्योंकि हम आसानी से बता सकते हैं कि सच क्या है। तो बताओ ना, जो कुछ हुआ वो हकीकत है। इट मीन्स तुम रात में? हाँ, हमने रात में एक बार कोशिश की थी कि हम अपने मन डर पर काबू पाकर नॉर्मल मैरिड लाइफ जीना स्टार्ट कर दें, बट हम ऐसा नहीं कर पाए। डोंट वरी, तुम इसके लिए जितना चाहो उतना टाइम ले सकती हो। थैंक्स, बट हम काफ़ी टाइम लेने के बाद भी तो भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी से नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनालिटी से प्यार करता हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई, बट हमें कैसे भी करके अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही तो इस हवेली के अगले वारिस के आने की राह खुलेगी। माँ ने तुमसे ऐसा कुछ कहा क्या? उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा, बट कल गांव की जो महिलाएं हमसे मिलने आई थी उनमें से एक ने कहा कि हमने उन्हें अपना मुंह दिखाने के लिए जितना इंतज़ार कराया उतना पोते या पोती का मुंह दिखाने के लिए मत कराना। तो माँ ने जवाब में ये कहकर कि हमारी बहू समझदार है, इसलिए उसे अपनी ख्वाहिश बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधे बिना कुछ कहे ही ये समझा दिया कि उन्हें भी अपने पोते पोती का बेसब्री से इंतज़ार है। यार, गांव के लोगों के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी होते ही बेटे बहू पर बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। और लोगों के साथ कोई क्या करता है और वो सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, बट माँ की हमसे की जा रही एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, बिकॉज हमारी शादी को पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। आपको शायद ये याद नहीं है कि हम लोग एज द हस्बैंड वाइफ साथ रहते हुए करीब 3 माह बिता चुके हैं और अलग अलग रहते हुए करीब 15 माह बिता चुके हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। यार, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी शादी को करीब 1.5 साल हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि कब बच्चा पैदा करना है ये डिसाइड करने का हक सिर्फ पति पत्नी को है और किसी नो मिस्टर वरुण, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ पति पत्नी को नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों को भी है जिनके थ्रू इमोशंस पति पत्नी दोनों से या दोनों में से किसी एक के साथ जुड़े हैं। क्योंकि हम खुद को कितना भी मॉडर्न समझें, बट हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे पैदा होने से मरने तक हम पर हमारे चाहने वालों के हजारों एहसान होते हैं। एम आई राइट? शायद तुम सही कह रही हो, शायद नहीं, हम यकीनन सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हम आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, कहकर अनन्या वरुण को जवाब का मौका दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। बाय, हैव अ नाइस डे। ब्रेकफास्ट करके वरुण अपना बैग लेकर क्लिनिक जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे गेट तक आई अनन्या ने मुख्य द्वार के पास रुककर हाथ हिलाते हुए कहा, यार, यहीं से बाय मत कहो, मेरे पीछे पीछे मेरी कार तक आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सॉरी यार, हम आज आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें घर में ढेर सारे काम करने हैं, सो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अनन्या, इतना भाव मत खाओ यार, अदरवाइज़ तुम कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो मैं भी तुम्हें कोऑपरेट नहीं करूँगा। इट मीन्स हमारे पतिदेव किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए हमारी हेल्प चाह रहे हैं। ऐसा है तो हम आपके साथ आपकी कार तक चलना तो बहुत छोटी बात है, आपके साथ इमराज के घर तक भी चले जाएंगे। चलिए। थैंक्स। हाँ, अब बताइए कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
बस कैसे भी करके बाबूजी को सीताबाड़ी जाने से रोकना है। अरे वे हमारा सामान लाने सीताबाड़ी जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए ना, इसी बहाने हमारा सामान भी आ जाएगा। यार तुम पर इस हवेली के लोगों के रहन सहन और बोली भाषा का बहुत जल्दी असर हो गया है। ये तो मैं कल रात को ही जान गया था, बट तुम इन लोगों की इतनी बड़ी ब्लाइंड फॉलोवर बन जाओगी कि ये लोग मेरे कहे हुए जिस झूठ को सच मानते हैं उसे भी सच मानने लग जाएंगी। ये मुझे नहीं पता था। देखो तुम ये छोटी मालकिन बनने की एक्टिंग छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि बाबूजी आज सीताबाड़ी पहुंच गए तो माँ बाबूजी की नज़रों में मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि तुमने भी अब तक एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम पिछले 15 माह से सीताबाड़ी में नहीं थी, और ऊपर से तुमने खुद भी मेरे कहने पर माँ बाबूजी को फ़ोन पर पिछले 15 माह से बार बार ये झूठ रिपीट किया है कि तुम अपने पिता की एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करने। लिसन डॉक्टर साहब, हम आपको कल ही बता चुके हैं कि हमें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक झूठ बोला है, और ये था कि हम जिस ड्रीम बॉय के साथ रिश्ता जोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं उसकी कोई भी खूबी आपके अंदर नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको हमें भूलने में हेल्प मिल जाए। इट मीन्स पिछले 15 माह से। हाँ ये सच है। हम माँ बाबूजी से हम अपने सीताबाड़ी में होने की बात कहकर इसलिए यहाँ आने में अपनी असमर्थता जता रहे थे क्योंकि हम पिछले 15 माह से पिटीशन फाइल करने वाले दिन को छोड़कर बाकी समय सीताबाड़ी में अपने डैड के टूटे फूटे पैतृक घर में रहकर उनकी छोड़ी हुई दौलत से उनके नाम पर एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाने में बिजी थे, और वो हॉस्पिटल 2 दिन पहले बनकर तैयार हो चुका है। इसलिए हम अपने सास ससुर से किए गए प्रॉमिस के अनुसार काम खत्म होते ही कल अपने ससुराल आ गए थे। बट हम पहले आपसे ये पूछना चाहते थे कि क्या आप हमें हमारी मेंटल प्रॉब्लम के साथ अपना सकते हैं या नहीं, लेकिन हम आपसे कुछ कह पाते इससे पहले ही आपने हमें बाथरूम में बंद कर दिया, और फिर माँ हमें खींचकर घर ले आई। इसलिए जो बात हम आपसे आपके क्लिनिक में करना चाहते थे वो हमने कल रात डिनर के बाद आपसे की। आई थिंक अब आपका बीपी नॉर्मल हो गया होगा। एम आई राइट? हाँ, पर तुम सीताबाड़ी में रहने वाली बात मुझे कल भी तो। बाय। वरुण की बात पूरी सुने बिना ही अनन्या उसे बाय करके चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए घर के मुख्य द्वार की ओर वापस लौट गई। अरे अब तो बता दो यार कि तुम मुझे यहाँ किस पर्पज से लेकर आई हो। अनन्या के साथ अपने खेत के एक नए किनारे पर मौजूद घनी झाड़ियों के बीच पहुँचने के बाद वरुण ने उलझन भरी निगाहों से अनन्या की ओर देखते हुए उससे कहा, हम आपको यहाँ इस पर्पज से लेकर आए हैं कि आप यहाँ कैसे भी करके आज हमें एक गर्ल से लेडी बनाकर हमारे मन में बचपन में फिजिकल रिलेशन को लेकर पैदा हुए डर से मुक्ति दिला दो, ताकि हमें माँ ना बन पाने की टेंशन से भी छुटकारा मिल जाए और साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक के बार बार चक्कर लगाने की झंझट से भी मुक्ति हो जाए। हम हवेली में हर वक्त किसी न किसी के मौजूद रहने की वजह से आपको हमारे साथ फोर्सबली फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए नहीं कह सकते थे, इसलिए खेत घूमने के बहाने यहाँ लेकर आए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी चीख ना निकले, बट बाई चांस निकल ही गई तो यहाँ दूर दूर तक हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वरुण की बात का अनन्या ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वरुण के चेहरे पर नजर आ रहे उलझन के भाव क्रोध में बदल गए। यानी तुम चाहती हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ उसी तरह रेप करूँ जैसे तुम्हारे अंकल ने अपनी वाइफ के साथ किया था। वरुण, ये रेप नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कॉन्सेंट है, और किसी एडल्ट गर्ल या लेडी की कॉन्सेंट से उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना किसी भी एंगल से रेप नहीं माना जा सकता है। हाँ, बट उस गर्ल या लेडी की नेचुरल कॉन्सेंट होनी चाहिए। उसके अंदर मौजूद पत्नी या बहू के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेशर में दी जाने वाली कॉन्सेंट मेरी नज़रों में नेचुरल कॉन्सेंट नहीं है। सो आई कांट फुलफिल योर दिस स्टूपिड पीस। यार, आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारी इस डिमांड को इस वे में क्यों नहीं ले रहे हैं कि कोई पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर उसकी बॉडी में पैदा हुए किसी ट्यूमर से निजात दिलाने के लिए उसका ऑपरेशन करे, बट वो ऑपरेशन से डरता है तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर को उसकी चीख पुकार को नज़रअंदाज करके फोर्सबली उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। आप खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, इसलिए आप अपने सामने खड़े इस पेशेंट की बीमारी का ट्रीटमेंट करने से मना नहीं कर सकते। तुम बेमतलब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो।
मैं तुम्हें ऐसा उटपटांग ट्रीटमेंट किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगा जिससे तुम्हारा ये मामूली सा मेंटल डिसऑर्डर हिस्टीरिया जैसी किसी गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले ले। सो यार, आप बेवजह ही इतना डर रहे हैं। हमें रश्मि आंटी ने भी यही एडवाइस दी है कि एक बार अब मेरी समझ में आया कि हम दोनों की शादी के जस्ट बाद से करीब 3 माह तक और यहाँ आने के बाद लगभग 1.5 माह तक डॉक्टर रश्मि के क्लिनिक के चक्कर लगाने के बाद भी तुम फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं हो पाई। एक्चुअली उस लेडी को साइकोलॉजी की इतनी समझ नहीं है कि उसे एक काबिल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट माना जाना चाहिए, क्योंकि उसे साइकोलॉजी की थोड़ी सी भी समझ होती तो तुम्हें ऐसा स्टूपिड आइडिया कभी नहीं देती, जिसे अमल में लाने पर पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस काफ़ी कम और साइड इफ़ेक्ट होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। जानती हो, यदि मैं तुम्हारी मेंटली प्रिपेयर ना होने के बावजूद तुम्हारे साथ फोर्सफुली रिलेशन बना लिए तो क्या होगा? नहीं, इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि तुम्हारे मन में फिजिकल रिलेशन को लेकर बैठा डर लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, जिसे दुनिया का कोई साइकेट्रिस्ट दूर नहीं कर पाएगा। और दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि तुम हिस्टीरिया की पेशेंट बन सकती हो और इस बीमारी का शिकार होने पर तुम अपने साथ मेरे और माँ बाबूजी के लिए भी मुसीबत बन जाओगी। इसके अलावा तुम्हें नींद में प्लीज़ मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना जैसी बातें कहकर चीखने चिल्लाने की आदत पड़ सकती है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो समझ गए, बट इसके साथ हम ये भी समझ गए कि आपने ऑफिशियली साइकोलॉजी की स्टडी भले ही नहीं की है, पर आपको साइकोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम अपने इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप ही से करवाएंगे। डोंट वरी, हम आपको सफिशिएंट फी भी पे करेंगे। आप हमारा ट्रीटमेंट करेंगे ना? श्योर, बट तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने से लगता है कि तुम्हारा मन हद से ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा हद से ज़्यादा सेंसिटिव है? इसका रीज़न एकदम सिंपल है। मिडिल एंड लोअर क्लास सोसाइटी में बहुत लोग बचपन से इस टाइप के इंसिडेंट्स देख लेते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ उन चंद लोगों के मन मस्तिष्क पर इनका इतना बैड इफ़ेक्ट पड़ता है जो हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आई अंडरस्टूड, बट यू शुड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, विच दैट आई हैव नॉट सो मच टाइम फॉर इट। तुम्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की सिर्फ इसलिए जल्दी है ना कि तुम जल्दी से माँ बनकर अपनी सास की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो। हाँ, मेन रीज़न तो यही है। तो हम लोग एक काम करते हैं बेबी टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। यार, आप अपना ये स्टूपिड आइडिया अपने पास ही रखिए। हम इस तरीके से कभी माँ बनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारा बच्चा हम दोनों के प्यार की उपज हो, ना कि मेडिकल साइंस की हेल्प से किसी लैब में अंकुरित करके हमारे पेट में डाला हुआ आर्टिफिशियल बेबी हो। और हमारी ये तमन्ना आप पूरी करेंगे, वो भी साल भर के अंदर। ये आपके प्यार का इम्तिहान भी है और आपके अच्छे डॉक्टर होने का भी। यदि आप अरे अब चुप भी हो जाओ यार। जब बोलती नहीं थी तब एक सिंगल वर्ड सुनने के लिए भी तरसा देती थी, और जब से बोलने लगी हो तब से इतना बोल रही हो कि सुन सुनकर कान पक जाते हैं। अब 2 मिनट तक एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि मेरे दिमाग में एक साइलेंट आइडिया आया है। तुम बोलकर डिस्टर्ब करोगी तो मैं भूल जाऊंगा। यार प्लीज़ भूलना मत। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस पास वाले नाले के किनारे से उस पौधे की पत्तियाँ लाकर तुम्हें खिला देता हूँ, जिन्हें खा लेने पर कोई भी इंसान इतना उत्तेजित हो जाता है कि अपने होशो हवास खोकर अपने अपोजिट जेंडर के पार्टनर के साथ खुद ही। समझ गई ना? हाँ, अब आप जल्दी से चलकर मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उस पौधे की फूलों की खुशबू से अट्रैक्ट होकर जहरीले सांप उसके आसपास जमा रहते हैं। तो फिर हम आपको भी वहाँ नहीं जाने देंगे। मार्केट से इस टाइप की बहुत एलोपैथिक दवाइयाँ आती हैं, हम उनमें से कोई ट्राई करके देख लेंगे। अब जल्दी से चलो यहाँ से। किसी भी एलोपैथिक दवाई से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि तुम्हें बताए बिना इस टाइप की काफ़ी दवाइयाँ खिला चुकी हैं, और मैंने उन दवाइयों को पहचान लेने के बावजूद तुम्हें खाने से इसलिए नहीं रोका कि हो सकता है तुम्हें खाकर तुम अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी पौधे की जादुई पत्तियों से ही निकल सकता है। तुम मेरी चिंता छोड़ो और मुझे उसकी पत्तियाँ लेने जाने दो, क्योंकि मुझे जहरीले सांपों से अपने आप को बचाना आता है।
ओके, अब मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, तुम्हें मेरी कसम है। वरुण प्लीज़ रुक जाइए, हम इस टाइप की कोई पत्ती खाए बिना भी। जब अनन्या को लगा कि वरुण पर उसकी बात का कोई असर नहीं होने वाला है तो वो उसे रोकने की कोशिश करना छोड़कर ऊपर आकाश की ओर देखकर ईश्वर से वरुण की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने गई। क्या हुआ? करीब 5 मिनट बाद वरुण दौड़कर अनन्या के पास वापस आया तो अनन्या ने घबराकर उससे सवाल किया, पत्तियां तोड़ते समय पौधे की डाली पर लिपटे एक जहरीले सांप ने मेरे हाथ की उंगली को काट लिया है। वरुण ने अनन्या को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी के दोनों तरफ किसी नुकीली चीज के घुस जाने से बिना निशान दिखाते हुए कहा, ओ गॉड, ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें इसी डर से मना किया था। अब मैं क्या करूं? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उस नाले के किनारे मौजूद एक ऐसी जड़ी बूटी उखाड़ कर खा चुका हूं जिसके खाने के 5 मिनट बाद किसी भी जहरीले से जहरीले सांप का जहर का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बस तुम्हें 5 मिनट तक मुझे अपनी सांसें देकर जिंदा रखना है क्योंकि जहर के असर से मुझे अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ेगी तो उम्र भर अपनी सांसें देकर जिंदा रख लूँगी। तुम अब जल्दी से ज़मीन पर लेट जाओ। ओके, कहकर वरुण मुलायम हरी घास से ढकी जमीन पर लेट गया, जिसके बाद अनन्या अपने घुटनों और कोहनियों को जमीन पर टिकाकर वरुण के ऊपर झुक गई और अपने मुंह से वरुण को सांस लेने में मदद करने लगी। वरुण, आर यू ओके? करीब 5 मिनट तक अपना काम पूरी शिद्दत से करने के बाद अनन्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर वरुण के चेहरे का मुआयना करते हुए चिंतित स्वर में पूछा, नहीं यार, मुझे नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगा। अब तुम भी मेरे बचने की उम्मीद छोड़कर मुझे अपनी बाहों में ले लो और इस दुनिया से जाने से पहले मेरा तुम्हारी बाहों में कुछ पल गुजारने का बरसों पुराना ख्वाब पूरा कर दो। वरुण, मैं तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा करूँगी, पर तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर लाने के बाद। मुझे लगता है कि तुम पर अभी जड़ी बूटी का असर ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी देर और, प्लीज़ ऐसा मत करना, अदरवाइज़ मैं पक्का मर जाऊँगा। क्यों? मेरे सांस देने से सांस लेने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ यार, तुम्हारे कोमल फूलों की पंखुड़ियाँ जैसे नाजुक होठों की छुअन और तुम्हारे मादक बदन की महक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए या तो तुम पूरी तरह से मुझ में समा जाओ या फिर मुझसे दूर हो जाओ। मैं पूरी तरह से तुम में समा जाऊंगी, बट प्लीज़ जहर का असर पूरी तरह से ख़त्म होते तक मुझे अपनी सांसें तुम्हें देने दो। अरे, पर जिस जहर का असर मेरी बॉडी में फैला है इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्चुअली मुझे नाले के पास किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा था, इसलिए किसी सांप के जहर का असर से मेरे मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो इस नागिन के जहर से मरने की आशंका जाहिर कर रहा हूँ, जो मेरी उंगली पर काटे चुभा कर बनाए गए निशानों को सांप के काटने का निशान समझकर पिछले 8 मिनट में से 5 मिनट तक मेरे मुंह में अपना जहर उगलती रही। अभी तक इस नागिन ने अपना जहर नहीं, सिर्फ अपनी जहरीली फुफकार तुम्हारे मुंह में उगली है, लेकिन अब ये सचमुच अपना जहर तुम्हारे मुंह में उगलकर तुमसे तुम्हारी उस शराफत का हिसाब बराबर करेगी जिसकी वजह से इसकी जान हलक तक आ गई थी। कहकर अनन्या ने वरुण से लिपट कर अपने होठ उसके होठों से टिका दिए। यार, आज हमारे बीच जो कुछ हुआ, प्लीज़ उसके बारे में किसी को भी मत बताना। खेत के किनारे कच्चे रास्ते पर खड़ी कार में वरुण के ड्राइविंग सीट संभालते ही पहले से बगल वाली सीट पर बैठी अनन्या ने तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए रिक्वेस्ट की, एक शर्त पर यह बात सीक्रेट रख सकता हूँ। वरुण ने कार आगे बढ़ाते हुए उसकी बात के जवाब में कहा, बोलिए, हमें क्या करना होगा? ओह, यानी मैडम अपने पति को मौत के मुंह जाते देखकर सिर्फ कुछ देर के लिए अपना छोटी मालकिन वाला किरदार भूली थी। फिजूल की बातें छोड़कर काम की बात कीजिए। ओके, तुम चाहती हो कि मैं ये बात पूरी तरह से सीक्रेट रखूं, तो तुम्हें आज रात को फिर से मेरे ऊपर अपना जहर उगलना होगा। हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा ट्रीटमेंट करने की फ़ी की डिमांड कर रहा हूँ। फिर ठीक है, यानी आज रात हम अपना जहर भी उगलेंगे और काटेंगे भी, वो ऐसा कि ज़िंदगी भर उसके निशान नहीं मिट पाएंगे। यानी मैंने इस नागिन के जहरीले दांतों के ऊपर से कवर हटाकर बहुत बड़ी गलती कर ली। हाँ, अब उम्र भर आपको इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, बट मेरी तरफ देखकर एक बार ये तो बता दो कि मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। जवाब में अनन्या ने अपनी हथेलियों से ढककर अपना चेहरा छुपा लिया और ये देखकर वरुण के चेहरे पर मधुर मुस्कान उभर आई। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।